हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम आपको करवा रहे हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम दोस्तों आज आपको करवाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14, जिसमें दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको 13 सेट करवा दिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट सबकी बना दी है, प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन। इंटरनेट के संदर्भ में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इंटरनेट के संदर्भ में आईएसपी का पूर्ण रूप जो है ये है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का पूर्ण रूप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ऐसी कंपनी जो ग्राहकों या उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्विस प्रदान करती है वो आईएसपी कहलाती है। यह अपने ग्राहकों को कुछ सुविधाएं जैसे ईमेल एड्रेस तथा वेब स्पेस इत्यादि सुविधाएं देती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर निचले भाग पर क्या होना चाहिए? दोस्तों एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर निचले भाग पर होना चाहिए शीर्षक ब्लॉक। क्या होना चाहिए? शीर्षक ब्लॉक होना चाहिए। ड्राइंग शीट पर आरेखन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शीट पर मार्जिन तथा शीर्षक ब्लॉक खींचना अत्यंत आवश्यक है। ड्राइंग शीट के दाईं ओर निचले भाग पर शीर्षक ब्लॉक बनाया जाता है। कहाँ पे? दाईं ओर निचले भाग पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन से पेंसिल का लेड सबसे सख्त होता है? तो दोस्तों सबसे सख्त जो होता है ये होता है एच पेंसिल का लेड। किसका होता है? एच पेंसिल का लेड जो है सबसे सख्त होता है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो एच तथा बी पेंसिल के ग्रेड को दर्शाता है। जैसे एच में वृद्धि होती है पेंसिल की कठोरता में वृद्धि होती है, जैसे जैसे बी में वृद्धि होती है पेंसिल की कोमलता में वृद्धि होती है। एच ग्रेड की पेंसिल बी, एच बी तथा एफ ग्रेड की पेंसिल की तुलना में सबसे कठोर होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो ये चमकता है दोस्तों प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। वैज्ञानिकों ने अब तक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा की है। बोस आइंस्टाइन संघनन, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा और अधिक उत्तेजित होते हैं। ठीक है, ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत या आवेशित होने से ट्यूब की या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के कारण प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही क्या बनता है? प्लाज्मा बनता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की बात करें दोस्तों, तो सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC तैयार होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डेटा प्रोसेसिंग में खालिस्तान शामिल नहीं होता है। दोस्तों डेटा प्रोसेसिंग में डेटाबेस इंस्टॉलेशन शामिल नहीं होता है। सूचना प्रबंधन, डेटा मैनिपुलेशन और डेटा कंप्यूटेशन ये जो है डेटा प्रोसेसिंग में शामिल होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। टनल डायोड है एक। टनल डायोड क्या है दोस्तों? तो ये अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन डायोड है। क्या है? अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन डायोड होता है टनल डायोड। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो टनल डायोड में अत्यधिक डोप किया गया पीएन संधि डायोड है। टनल डायोड को आस्की डायोड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आस्की डायोड भी कहते हैं। इसका प्रयोग कम वोल्टता उच्च आवृत्ति की स्विचिंग युक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, कम वोल्टेज और उच्च आवृत्ति के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? टनल डायोड का उपयोग करते हैं। ये जो है दोस्तों ये वाला सिंबल जो है ये याद रखना है, इसी को हम क्या बोलते हैं? टनल डायोड बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर और नेटवर्किंग के संदर्भ में WAN का पूरा नाम, वेन का पूरा नाम क्या है? दोस्तों ये है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क एक दूरसंचार नेटवर्क है जो कंप्यूटर नेटवर्किंग के प्राथमिक उद्देश्य के लिए एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इंटरनेट को वेन माना जाता है। क्या माना जाता है? वेन माना जा सकता है। निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग MS वर्ड में अंडू ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है? दोस्तों अंडू करने के लिए हम Ctrl+Z का उपयोग करते हैं। ठीक है,
कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग एमएस वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्ववत अंडू करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस यू का उपयोग चयनित टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। खालिस्तान एक सामान्य बिटमैप आधारित फाइल टाइप एक्सटेंशन नहीं है। तो दोस्तों ओडीटी जो है ये एक सामान्य बिटमैप आधारित फाइल टाइप एक्सटेंशन नहीं है। TIFF, PNG और PCX ये क्या है, बिटमैप आधारित फाइल टाइप एक्सटेंशन है। ओडीटी की बात करें दोस्तों तो आउटेज डेली टाइम एक सामान्य बिटमैप आधारित फाइल टाइप एक्सटेंशन नहीं है। ओडीटी फाइल राइटर के साथ बनाया गया एक पाठ दस्तावेज है जिसमें पाठ, चित्र, खींची गई वस्तुओं और शैलियों के विभिन्न तत्व शामिल होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वांटम नंबर होते हैं दोस्तों, क्वांटम नंबर जो है ये संख्यात्मक मूल्य होते हैं। क्या होते हैं, संख्यात्मक मूल्य होते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर संख्यात्मक मूल्य के होते हैं। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा का मान ज्ञात किया जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है मुख्य क्वांटम नंबर, एक होता है द्विगंशी क्वांटम नंबर, एक होता है चुंबकीय क्वांटम नंबर और एक होता है चक्रम क्वांटम नंबर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये सभी कौन सी गैस है, ग्रीन हाउस गैसेस है। पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैस की एक परत बनी हुई है। इस परत में मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें शामिल है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आधुनिक युग में जैसे जैसे मानवीय गतिविधियाँ बढ़ रही है वैसे वैसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी वृद्धि हो रही है, जिसके कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। तापमान में वृद्धि भी किसकी वजह से हो रही है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन निम्न में से कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है ये सुंदरवन आरक्षित वन है। कौन सा वन है, सुंदरवन आरक्षित वन जो है विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन आरक्षित वन है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यहाँ का बंगाल टाइगर विश्व भर में प्रसिद्ध है। भारतीय क्षेत्र में स्थित सुंदरवन को 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसमें मगरमच्छ, वाटर मॉनिटर लिजार्ड, गंगा डॉल्फिन और ओलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन अक्षय संसाधन है। तो दोस्तों अक्षय संसाधन जो है ये सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है एक प्राकृतिक संसाधन है और ये कैसा संसाधन है, अक्षय संसाधन है। सूर्य का प्रकाश अक्षय संसाधन है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को उष्मा या विद्युत में बदलकर अन्य प्रयोगों में लाया जाता है। यह कभी न खत्म होने वाला प्राकृतिक संसाधन है तथा नवीकरणीय संसाधनों का सबसे बेहतर विकल्प है। सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग की दिशा में बढ़ने के लिए सरकार निम्न में से कौन सा कदम उठा सकती है। तो दोस्तों मेट्रो और बस सेवाओं का निर्माण ये जो है कदम उठा सकती है प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग की दिशा में। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग से आशय उनके ऐसे प्रयोग से है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बगैर भविष्य के लिए उनका संरक्षण। अतः मेट्रो एवं बस जैसी सार्वजनिक सेवाओं के अत्यधिक विस्तार से व्यक्तिगत वाहनों के प्रयोग में कमी आएगी, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी होगा और पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो है ये सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत आता है। कहाँ, पश्चिम बंगाल। मैंग्रोव वनस्पतियाँ समुद्र तटीय तथा निम्न डेल्टाई क्षेत्रों में विकसित होती है। इन क्षेत्रों में ज्वार के कारण समुद्र में स्थित लवण स्थलों पर पहुंच जाते हैं, जो स्थलीय मृदा को दलदली तथा लवणीय बना देते हैं। इसी कारण मैंग्रोव वनस्पति को दलदली तथा लवणीय वनस्पति भी कहा जाता है। इन वनस्पतियों का सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकेंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी हमको बताना है। तो दोस्तों हमको दूरी बताना है। हमको पता है दूरी किससे निकाल सकते हैं दोस्तों। हमको क्या क्या दिया गया है, हमको वेग दिया गया है, ठीक है, त्वरण दिया गया है। दोस्तों क्या दिया गया है, त्वरण दिया गया है। हमको समय दिया गया है, मतलब दोस्तों हमको ए भी दिया गया है, टी भी दिया गया है। यहाँ पे यू हमको पता है कितना है, स्थिर अवस्था है, मतलब यू का मान क्या है, 0 है। वी की कोई चर्चा नहीं की गई है। तो दोस्तों हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, गति का द्वितीय समीकरण S बराबर ut
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, किसका, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पे u का मान हमको कितना दिया गया है, नहीं दिया गया है, 0 है। a का मान कितना है, 3 है। और t का मान हमको कितना दिया गया है, 8 सेकेंड। तो दोस्तों u का मान हम रखेंगे 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। प्लस 1/2 a का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। t का मान कितना दिया गया है, 8 सेकेंड, तो 8 का स्क्वायर 64। 2 से इसको काटेंगे दोस्तों, कितने बार में जाएगा, 32 बार में जाएगा। 32 का गुना मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 मीटर कुल दूरी निकल के आ जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण से होता है। दोस्तों यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगना हो जाता है तो विद्युत धारा क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो ये किस कारण से होता है, ये होता है I बराबर V/R के कारण से। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात V समानुपाती क्या है, I है, या V बराबर RI भी हम लिख सकते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I कांस्टेंट। अतः ओम के नियम के अनुसार यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगना हो जाता है तो विद्युत धारा क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके लिए टी स्क्वायर का उपयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों टी स्क्वायर का प्रयोग जो है पेपर कटिंग के समय स्ट्रेट एज को कम करने के लिए टी स्क्वायर का उपयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, टी स्क्वायर के उपयोग कौन कौन से हैं दोस्तों, तो हॉरिजॉन्टल समांतर लाइनें बनाने में टी स्क्वायर का उपयोग करते हैं, सेट स्क्वायर को सहारा देने के लिए टी स्क्वायर का उपयोग करते हैं, और ड्राइंग शीट लगाने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, टी स्क्वायर का उपयोग करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है। दोस्तों सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच संबंध जो होता है ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, 273 केल्विन होता है। ठीक है, सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच संबंध केल्विन बराबर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 होता है। अर्थात सेल्सियस तापमान में 273 जोड़ देने पर केल्विन तापमान प्राप्त होता है। इस प्रकार से 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, 273 केल्विन होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकेंड है तो उसे उसके प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में समय लगेगा। दोस्तों यहाँ पे u कितना दिया गया है, हमको 14 दिया गया है। a का मान कितना दिया गया है दोस्तों, हमको 9.8 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। ठीक है, तो उसके प्रारंभिक बिंदु में पहुंचने में हमको समय बताना है कितना लगेगा। तो दोस्तों ऊपर की ओर फेंकने पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u कितना है, 14 मीटर प्रति सेकेंड। गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना दिया गया है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। उच्चतम बिंदु पर पहुँचने पर वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोस्तों एक वस्तु है, यहाँ से एक वस्तु फेंकी जा रही है ऊपर की ओर। ठीक है, अब ये वस्तु अपने अंतिम वेग में पहुंच गई है। तो दोस्तों यहाँ पे वेग का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेग का मान 0 हो जाएगा। u का मान यहाँ पे कितना था, 14 मीटर की गति से हमने फेंके थे। ठीक है, तो इसी प्रकार उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में लगा समय t हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों वस्तु के द्वारा पृथ्वी के गुरुत्व के विरुद्ध ऊपर की ओर जाने पर गति के प्रथम समीकरण में हम क्या करेंगे, v बराबर हम क्या लेंगे, u माइनस जी टी लेंगे। क्या लेंगे, u माइनस जी टी लेंगे। दोस्तों v का मान हमको क्या दिया है, 0 दिया है। u का मान कितना है, 14 दिया गया, माइनस g का मान कितना है, 9.8, और t हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों 14 बराबर क्या हो जाएगा, 9.8, या हो जाएगा 14/9.8। इसको जब काटेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1.43 सेकेंड लगभग में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सममिति प्रक्षेप में विमाएं वास्तविक विमाओं से कितने प्रतिशत कम होती है। तो दोस्तों सममिति प्रक्षेप में विमाएं जो होती है ये वास्तविक विमाओं से 18.5% कम होती है। कितनी होती है, 18.5% कम होती है। सममिति प्रक्षेप में सममिति विमाएं वास्तविक विमाओं से 0.185 गुना कम होती है। सममिति विमाएं बराबर होता है 0.185 इंटू वास्तविक विमाएं। प्रतिशत कमी निकाले दोस्तों तो वास्तविक विमा माइनस सममिति विमा डिवाइडेड बाय वास्तविक विमा इंटू 100। दोस्तों वास्तविक विमा हमको निकालना है माइनस 0.815 इंटू वास्तविक विमा डिवाइडेड बाय वास्तविक विमा। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 18.5% निकल के आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा जो है ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसमें, गतिज ऊर्जा में। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 mv²। क्या हो जाएगा, 1/2 mv² हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक दोलक आवर्ती गति करता है
तो एक बिंदु द्वारा उसके जड़ी रस्स दूरी के अनुदिश वक्र एक स्थिर गति द्वारा रेखांकित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों स्पाइरल। क्या बोलते हैं, स्पाइरल बोलते हैं। जब एक दोलन ऐसी गति करता है दोस्तों ये, तो क्या उसकी हम इसे क्या बोलते हैं, स्पाइरल बोलते हैं। ठीक है। जब कोई पेंडुलन दोलन करता है तो इसके धागे के अंतर्गत स्थिर गति पर जो बिंदु के द्वारा वक्र छापा जाता है वो वक्र स्पाइरल वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पाइरल वक्र। देखिए हमने आपको बताया अभी सामने में चित्र बना के। जब आधार की ओर नथ किसी काट दल द्वारा एक लंबवर्ती शंकु को काटा जाता है तो उस काट का सही आकार क्या है। दोस्तों आधार की ओर नथ किसी काट तल द्वारा एक लंबवर्ती शंकु को काटा जाता है तो उस काट का सही आकार जो होता है ये होता है दीर्घवृत्ति। क्या होता है, दीर्घवृत्ति होता है। अच्छा, दीर्घवृत्ति होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आधार की ओर नत समतल खंड द्वारा एक लंबवर्ती शंकु को काटा जाता है तो उस खंड का सही आकार दीर्घवृत्ति होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभियांत्रिक रेखा चित्र में बहुत सी अभियांत्रिक रेखाओं का प्रयोग होता है। C1 द्वारा दर्शित चित्र में दर्शाई गई रेखा का नाम क्या है। दोस्तों ये जो रेखा है इसका नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों लघु अवरोध रेखा। कौन सी रेखा, ये वाली रेखा जो है, ये रेखा कौन सी है, लघु अवरोध रेखा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्किट आरेख में प्रयोग होने वाले प्रतीक का नाम बताइए। दोस्तों सर्किट आरेख में प्रयोग होने वाले सर्किट का नाम हो जाएगा दोस्तों क्या, बजर। इसका नाम क्या है, बजर हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेलनाकार के लिए प्रतीक क्या है दोस्तों, तो बेलनाकार के लिए जो प्रतीक होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, ये बेलनाकार के लिए प्रतीक हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, मिलते अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।